आज की कहानी बिहार की है, जो जलपाईगुड़ी से पटना तक के एक दिल दहला देने वाली सफर की है। ये कहानी बिहार के एक सम्मानित जज और उनकी बेटी की है, जो करीब 17 साल पुरानी है। उस समय बिहार के बांका जिले में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पद पर सुभाष चंद्र प्रसाद तैनात थे। वे फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्यरत थे। उनकी बेटी रानी अर्चना सिंह LLB की पढ़ाई कर रही थी और उस समय अपने फाइनल ईयर में थी। इसी दौरान 29 अप्रैल 2007 को अर्चना की शादी पटना के ही एक युवक राजीव सिन्हा से हो जाती है। राजीव का चयन भारतीय रेलवे में इंजीनियर के पद पर हो चुका था और उसकी ट्रेनिंग जोधपुर और अजमेर में होनी थी। इस कारण शादी के बाद उन्हें तुरंत हनीमून पर जाने का मौका नहीं मिला। अर्चना शादी के बावजूद अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी रहती है, जिनमें से एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO की परीक्षा भी शामिल थी। 10 अगस्त 2007 को इस परीक्षा का परिणाम आता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अर्चना यह परीक्षा पास नहीं कर पाती। परिणाम अखबार में प्रकाशित होता है और उसी शाम राजीव सिंह अर्चना को साथ लेकर दार्जिलिंग हनीमून पर निकल जाते हैं। शादी के बाद अपनी ट्रेनिंग की वजह से राजीव को पहले हनीमून का अवसर नहीं मिल पाया था, इसीलिए अब वे इस सफर पर निकलते हैं। जब अर्चना परीक्षा में असफल होती है, उसी दिन राजीव उसे बिना बताए हनीमून पर दार्जिलिंग ले जाने का फैसला करता है। वे पटना से जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, बिना किसी को खबर किए। यहां तक कि अर्चना के घर वालों को भी इसकी जानकारी नहीं होती। अगले दिन जब अर्चना की मां उसे फोन करती है, तो अर्चना बताती है कि वह दार्जिलिंग घूमने आई हुई है। यह सुनकर उसकी मां हैरान रह जाती है, क्योंकि बेटी ने बिना बताए इतनी दूर का सफर कर लिया था। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और अर्चना और राजीव दार्जिलिंग में ही रहते हैं। 14 अगस्त को दोनों की वापसी का दिन आता है। दार्जिलिंग से पटना लौटने के लिए उन्हें पहले जलपाईगुड़ी पहुंचना होता है, क्योंकि दार्जिलिंग में भारतीय रेलवे का ट्रैक नहीं है। पहाड़ी इलाका होने के कारण जलपाईगुड़ी से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। वे जलपाईगुड़ी से कैपिटल एक्सप्रेस की S1 कोच में यात्रा करते हैं। उनकी टिकटें पहले से ही कंफर्म थीं और अर्चना के लिए अपर बर्थ बुक थी, क्योंकि उसे ऊपरी बर्थ पर सोना पसंद था, जहां कोई डिस्टर्ब न कर सके। राजीव लोअर बर्थ पर था। ट्रेन रात करीब 8:30 बजे कटिहार स्टेशन पहुंची, जहां दोनों ने रात का खाना खाया। लगभग 8:45 बजे अर्चना अपनी अपर बर्थ पर सोने चली गई और राजीव भी नीचे सो गया। दोनों एक लंबी और शांत रात की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि सुबह 6 बजे तक उन्हें पटना पहुंचना था। सुबह करीब 5:10 से 5:25 के बीच राजीव की आंख अचानक खुली। ट्रेन उस समय बख्तियारपुर स्टेशन पर थी, जो पटना से थोड़ी दूरी पर है। जैसे ही राजीव की नींद खुली, उसने देखा कि अर्चना अपनी अपर बर्थ पर नहीं थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह वॉशरूम गई होगी, लेकिन जब उसने देखा कि अर्चना का पर्स ऊपर रखा हुआ है और उसका स्लीपर नीचे बर्थ पर ही पड़ा है, तो उसे चिंता होने लगी। वह तुरंत वॉशरूम और आसपास के अन्य हिस्सों में जाकर अर्चना को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसका कोई पता नहीं चलता। घबराया हुआ राजीव कोच अटेंडेंट और यात्रियों से भी पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी अर्चना के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद ट्रेन पटना स्टेशन पहुंचती है। घबराए हुए राजीव ने तुरंत अपने और अर्चना के परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दी। अर्चना के पिता, जो उस समय बांका में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, को भी यह खबर मिली। उनके कहने पर राजीव तुरंत मोकामा पहुंचा और वहां रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि वे जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग होकर लौट रहे थे और अर्चना ट्रेन से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। यह पूरी घटना एक गहरी चिंता और रहस्य को जन्म देती है। कैसे अर्चना, जो अपनी अपर बर्थ पर सोई थी, अचानक गायब हो गई? क्या यह कोई दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? मामले की जांच शुरू हो गई, लेकिन अर्चना का पता नहीं चल पा रहा था और यह रहस्य गहराता गया। राजीव ने रेलवे पुलिस में अर्चना की गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। मामला एक जज की बेटी का था, इसलिए पटना से भी पुलिस को कॉल किया गया और तुरंत हरकत में आकर जांच शुरू कर दी गई। चूंकि आखिरी बार अर्चना को कटिहार स्टेशन पर देखा गया था, जहां दोनों ने रात का खाना खाया था, और ट्रेन कटिहार से बख्तियारपुर के बीच यात्रा कर रही थी, रेलवे पुलिस ने इस पूरे मार्ग पर जांच शुरू कर दी। कटिहार से लेकर बख्तियारपुर और मोकामा तक के हर स्टेशन पर अर्चना की तलाश की गई। पुलिस ने स्टेशन प्लेटफॉर्म्स पर पूछताछ की, लोगों से पूछा कि क्या किसी ने रात के दौरान कोई महिला ट्रेन से उतरते देखा था। हालांकि उस समय CCTV कैमरों का इतना ज्यादा चलन नहीं था, इसलिए फुटेज से भी कोई मदद नहीं मिल पाई।
हर जगह से नाकामी हाथ लगी। किसी भी स्टेशन या उसके आसपास की जगहों पर अर्चना जैसी महिला के दिखने की कोई खबर नहीं मिली। पुलिस ने कटिहार से मोकामा तक के पूरे ट्रैक पर हर जगह खोजबीन की, यहां तक कि लावारिस लाशों तक की तलाश की गई, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। वक्त धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन अर्चना की गुमशुदगी का रहस्य और गहराता चला गया। अर्चना का कोई निशान नहीं मिल रहा था और हर बीतते दिन के साथ उसकी खोज एक मुश्किल और निराशाजनक सफर बनती जा रही थी। पुलिस ने हर कोशिश की, लेकिन अर्चना का अचानक यूं गायब हो जाना एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था। इसी बीच पुलिस को एक गुमनाम कॉल प्राप्त होता है, जिसमें कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अर्चना को देखा गया है और वह वहां किसी के साथ रह रही है। जैसे ही यह सूचना पटना पुलिस को मिलती है, गांधी मैदान पुलिस स्टेशन से एक टीम तुरंत बिजनौर के लिए रवाना हो जाती है। ये फोन कॉल अज्ञात था, लेकिन इसमें बताई गई जानकारी पर भरोसा करके पुलिस बिजनौर के एक इलाके की जांच करती है, जो कॉल में बताए गए स्थान के अनुसार थी। हालांकि जब पुलिस वहां पहुंचती है तो जिस लोकेशन का जिक्र किया गया था वहां अर्चना का कोई सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान पुलिस को बिजनौर से एक और खबर मिलती है कि वहां एक महिला की लाश बरामद हुई है। उस महिला के हुलिये और अन्य विशेषताओं का मिलान अर्चना से किया गया, जिससे यह संभावना पैदा होती है कि शायद यह वही हो सकती है। पुलिस तुरंत उस लावारिस लाश की जांच के लिए पहुंचती है। लाश के कपड़े और अन्य सामान पुलिस के मालखाने में सुरक्षित थे, जिन्हें बाद में अर्चना के परिवार वालों को दिखाया गया, लेकिन परिवार ने पुष्टि की कि वह कपड़े अर्चना के नहीं थे और लाश भी अर्चना की नहीं थी। इस खबर से परिवार ने थोड़ी राहत महसूस की, क्योंकि यह लाश अर्चना की नहीं थी, लेकिन अर्चना का कोई सुराग फिर भी नहीं मिला। दिन बीतते गए और अर्चना की गुमशुदगी का रहस्य और भी पेचीदा होता गया। इस दौरान पुलिस के सामने कई अटकलें और सवाल भी खड़े होने लगे। क्या अर्चना का किसी और के साथ अफेयर था? क्या वह अपनी शादी से नाखुश थी और इसीलिए घर छोड़कर कहीं और चली गई? बिजनौर से मिली खबर ने भी इस अटकल को बल दिया कि शायद अर्चना किसी और के साथ वहां रह रही हो, लेकिन पुलिस द्वारा की गई हर जांच और खोजबीन बेनतीजा रही। सवाल ये भी उठने लगे कि क्या राजीव का किसी और के साथ कोई रिश्ता था? क्या वह अपनी शादी से खुश नहीं था? पुलिस ने इन सभी सवालों की गहराई से जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में ही एक सकारात्मक बात सामने आई। अर्चना के माता पिता और भाई यानी जज साहब, उनकी पत्नी और अर्चना के भाई ने शुरू से ही राजीव का बचाव किया। वे साफ तौर पर कहते रहे कि राजीव पर कोई शक नहीं करना चाहिए। जब मीडिया ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए, तब भी अर्चना के परिवार ने राजीव के पक्ष में कहा कि वह एक अच्छा इंसान है और इस मामले में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है। परिवार के इस समर्थन ने राजीव पर लगे सवालों को कुछ हद तक शांत किया, लेकिन अर्चना का कोई पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने अर्चना और राजीव दोनों के दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ की, उनके पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, लेकिन कहीं से भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इस बीच पुलिस हर दिशा में अर्चना की तलाश कर रही थी, लेकिन सभी प्रयास विफल साबित हो रहे थे। फिर 6 दिन बीत गए। 21 अगस्त 2007 को कटिहार पुलिस से एक फोन आता है। चूंकि यह मामला जज की बेटी से जुड़ा था, कटिहार पुलिस भी अर्चना की गुमशुदगी के बारे में अच्छी तरह वाकिफ थी। फोन पर कटिहार पुलिस ने बताया कि एक रेलवे ट्रैक के किनारे एक लाश मिली है। इस लाश का हुलिया काफी हद तक अर्चना से मेल खाता था। यह खबर सुनकर अर्चना के परिवार और पुलिस में हलचल मच गई। क्या यह लाश अर्चना की हो सकती है? कटिहार रेलवे ट्रैक के पास मिली लाश की स्थिति इतनी खराब थी कि उसे पहचानना संभव नहीं था। पुलिस ने उसे लावारिस मानकर अंतिम संस्कार भी कर दिया था। हालांकि पुलिस ने कानून के तहत लाश का विसरा और अन्य सैंपल सुरक्षित रख लिए थे। पटना से पुलिस की एक टीम कटिहार पहुंचती है और उस लाश के सैंपल और विसरा की जांच कराती है। डीएनए टेस्ट कराया जाता है ताकि लाश की असल पहचान की जा सके। जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो यह पुष्टि होती है कि वह लाश अर्चना की ही थी। यह खबर सुनते ही अर्चना के घर में मातम का माहौल छा जाता है। परिवार की उम्मीदें टूट जाती हैं और अब यह सवाल उठता है कि आखिर अर्चना का दुश्मन कौन हो सकता है? किसने उसे मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया? अर्चना की मौत के इस दर्दनाक खुलासे के बाद शक की सुई राजीव और उसके परिवार पर भी घूमने लगती है। अर्चना के परिवार वालों ने शुरुआत में राजीव पर कोई शक नहीं किया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थीं। इस बीच राजीव का भाई पुलिस के पास पहुंचता है और एक ऐसा बयान देता है जो मामले को और जटिल बना देता है। वह बताता है
कि जब से अर्चना की लाश मिली है तब से राजीव लगातार कह रहा है कि इस मामले को वापस ले लिया जाए। यह बयान अर्चना के परिवार और पुलिस दोनों के लिए चौंकाने वाला था। आखिर राजीव, जो इस मामले में अपनी पत्नी की गुमशुदगी के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्यों बार बार केस वापस लेने की बात कर रहा है? क्या उसके पास कोई ऐसी जानकारी है जिसे वह छिपा रहा है, या फिर वह खुद इस साजिश में शामिल है? इस बयान के बाद शक की बुनियाद और मजबूत हो जाती है और पुलिस अब राजीव और उसके परिवार के हर कदम की जांच करने लगती है। अर्चना की मौत का रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि उसकी मौत कैसे हुई, बल्कि यह था कि आखिर उसे किसने और क्यों मारा। 5 सितंबर 2007 को, लगभग 1 महीने बाद, मामला अचानक से एक और अप्रत्याशित मोड़ लेता है। अर्चना की मां इस घटना के बाद पटना के गांधी मैदान पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और राजीव समेत उसके पूरे परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। इस रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा होता है। अर्चना के गायब होने और उसकी मौत के पीछे दहेज उत्पीड़न का पहलू भी सामने आता है। शुरुआत में जब अर्चना गायब हुई थी तब उसके माता पिता ने राजीव का साथ दिया था, ये मानते हुए कि वह एक अच्छा इंसान है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और छानबीन आगे बढ़ी, सच्चाई सामने आई। रिपोर्ट में यह दर्ज हुआ कि शादी के बाद से ही राजीव अर्चना को दहेज के लिए परेशान कर रहा था। यह पहला मौका था जब अर्चना के घरवालों ने इस सच्चाई को उजागर किया। दरअसल राजीव ने अपने पटना वाले फ्लैट, जिसमें वह अर्चना के साथ रहने वाला था, के लिए सजावट और अन्य सामान के लिए 2 लाख रुपए की मांग की थी। यह मांग पूरी न होने पर वह अर्चना को ताने मारता था। 10 अगस्त 2007 को जब सीडीपीओ की परीक्षा का परिणाम आया और अर्चना उसमें पास नहीं हो पाई, तब राजीव को और भी गुस्सा आया। उसे उम्मीद थी कि अर्चना नौकरी हासिल कर लेगी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन जब अर्चना असफल रही तो राजीव को निराशा हुई और उसी दिन वह उसे दार्जिलिंग ले गया। अब अर्चना के माता पिता को यकीन हो गया कि राजीव और उसका परिवार शुरू से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। यह खुलासा अर्चना की मौत के पीछे के असली कारणों की ओर इशारा करता था और पुलिस को अब राजीव और उसके परिवार की संलिप्तता की गहराई से जांच करनी थी। जांच पूरी होने पर पुलिस ने धीरे धीरे कई सबूत इकट्ठे किए जो राजीव प्रसाद को संदेह के घेरे में लाने लगे। S1 कोच के यात्रियों से पूछताछ के लिए चार्ट निकाले गए और सभी संभावित गवाहों से बात की गई। सवाल था कि आखिरकार 8:40 बजे के बाद चलती ट्रेन से अर्चना अचानक कैसे गायब हो सकती है। पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि कटिहार स्टेशन के बाद अर्चना गायब हो गई थी और रात के समय कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी और ने नहीं देखा। राजीव का बयान कटिहार तक सही साबित हुआ, लेकिन उसके बाद अर्चना की लाश उसी रूट पर रेलवे ट्रैक के किनारे मिली थी। इससे स्पष्ट हो गया कि घटना ट्रेन के भीतर ही हुई थी और उस वक्त राजीव और अर्चना दोनों अकेले थे। इस बीच दहेज की मांग और अर्चना के सीडीपीओ परीक्षा में असफल होने की बातें भी सामने आईं। अर्चना पर राजीव का गुस्सा और उन दोनों के बीच खराब होते रिश्ते भी पुलिस की रिपोर्ट में शामिल हुए। पुलिस की तफ्तीश में दहेज को लेकर चल रही तनातनी और अर्चना के साथ बुरा बर्ताव भी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया। आखिरकार पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि अर्चना की मौत के पीछे राजीव ही जिम्मेदार था। घटना से जुड़े साक्ष्य, गवाहों के बयान और अर्चना के माता पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत ने पुलिस को राजीव और उसके परिवार के खिलाफ मजबूत केस तैयार करने में मदद की। पुलिस ने राजीव के माता पिता यानी अर्चना के ससुराल वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। लोअर कोर्ट में चले मुकदमे के बाद राजीव को दोषी ठहराया गया और उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। उसके माता पिता को भी सजा हुई। यह फैसला अर्चना के माता पिता के लिए थोड़ी राहत लेकर आया, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने कठिन परीक्षाएं पास करके रेलवे में इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग पूरी की, और दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की जिसके पिता एक जज थे और वह खुद LLB की पढ़ाई कर रही थी। अगर उसे वक्त मिलता, राजीव का सहयोग मिलता, तो शायद वह LLB के बाद जुडिशरी में भी जा सकती थी या कोई और बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास कर सकती थी। लेकिन उसकी जिंदगी दहेज की लालच के कारण तबाह हो गई। महज 3-4 महीने पुरानी दुल्हन को इस तरह बेरहमी से रास्ते से हटा दिया गया। आज भी जब पटना में इस कहानी का जिक्र होता है, खासकर उन लोगों के बीच जो इस परिवार को करीब से जानते हैं,
तो वे यकीन नहीं कर पाते कि राजीव सिंह जैसा पढ़ा लिखा इंसान इतनी घटिया हरकत कर सकता है। पर हकीकत यही है कि एक जज की बेटी चलती ट्रेन से गायब हो गई, उसकी मौत हो गई और अंततः उसके पति राजीव को ही गुनहगार माना गया। तो यह थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।